नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आजकल मराठी में एक पवार साहब का इंटरव्यू पब्लिश हुआ है और वो बहुत घूम रहा है, वायरल हुआ है। इंडिया टुडे का जो मराठी यूट्यूब चैनल है मुंबई तक, उस पर पवार साहब का ये इंटरव्यू बहुत सारे लोगों ने देखा है। उस पर बहुत सारी रिएक्शन आई है, प्रतिक्रियाएं आई है, चर्चा हो रही है। अलग अलग यानी 1-1.25 घंटे का एक इंटरव्यू है और उसमें बहुत सारे मुद्दों पर पवार साहब ने अपना मत प्रदर्शन किया है। मैंने भी उस पर मराठी में 2 वीडियो कर लिए हैं, लेकिन एक मुद्दा जो अलग से है उस पर बोलना ज़रूरी है और इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी में ये वीडियो कर दूं। इसका कारण एक है कि जो पवार साहब 2024 में मोदी जी को हराना चाहते हैं, इसलिए अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं, सबके सब देश भर के विरोधी दलों को एक साथ लाकर कोई बड़ा महागठबंधन बनाने की कोशिश खुद पवार साहब कर रहे हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में हम देखें तो मान लो कि पवार साहब खुद ही मोदी भक्त बन गए, ऐसा भी एक निष्कर्ष निकल सकता है, निचोड़ निकल सकता है कि खुद पवार मान रहे हैं कि मोदी को हराना बिल्कुल मुश्किल है। और इसका कारण उन्होंने 3-4 मुद्दों में बताया और उस पर मुझे वीडियो बनाना ज़रूरी लगा। और उसका भी एक कारण है, जो पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने तो सवाल पूछ लिया। राजदीप सरदेसाई जैसा देश का जाना माना पत्रकार ये सवाल पूछता है पवार साहब को कि मोदी जी के प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है, उनकी ताकत कहाँ है और कमज़ोरी कहाँ है, ऐसे कुछ पॉइंट बताइए, ऐसा राजदीप ने पूछा। और उस पर पवार साहब ने दिया हुआ जवाब जो है बहुत सटीक है, बहुत सटीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट जिसको बोलते हैं। इसलिए तो पवार साहब के हम लोग मुरीद भी है, उनको विरोधक भी है पवार साहब के, लेकिन मुरीद भी है। वो राजनीति ढंग से समझते हैं, किसका परिणाम क्या निकलना वाला है वो पवार साहब बिल्कुल अच्छी तरह से जानते, बताते नहीं। लेकिन इस इंटरव्यू में राजदीप सरदेसाई और मुंबई तक को जो इंटरव्यू दिया है उसमें मान लो कि पवार साहब ने बिल्कुल मोदी की ताकत कहाँ है वो बता दिए, लेकिन कमज़ोरी नहीं बता सके। इसका मतलब ही साफ है कि 2024 हो, मोदी फिर से मोदी जीतेंगे, यही पवार साहब ने मान लिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि खुद पवार भी मोदी भक्त हो गए। हाँ, वो उनकी पार्टी में ना आए, बीजेपी के साथ ना आए, मोदी के समर्थन में ना आए, फिर भी वो मोदी के भक्त हो गए। आपको मालूम है कि जो हिंदू पुराण में दशावतार माने गए, तो जो कुछ गंधर्व वगैरह थे उनको शाप दिया था कि तुम मर्त्यलोक में जाकर राक्षस बनोगे, और तो उन्होंने उस शाप लिया था कि भाई हमको मोक्ष अगर मिलेगा तो विष्णु भगवान के अवतार से ही मिलेगा, इससे 10 अवतार हो गए। तो जो राक्षस बनकर जन्म लेते हैं वो भी अपने मोक्ष के लिए अपने भगवान की तरफ देख लेते हैं, तो वो भी एक तरीके से भगवान के भक्त ही होते हैं। तो पवार भी एक तरीके से मोदी भक्त होकर ये उनका गुणगान कर रहे, भक्ति गीत गा रहे, ऐसा मुझे उस इंटरव्यू में लगा। मोदी की ताकत कहाँ है, तो एक बात उन्होंने बता दी कि जब पार्टी का नेता होता है उसके पीछे सारे लोग इकट्ठा क्यों होते हैं, उसके साथ क्यों रहते हैं। आज अगर पार्लियामेंट में 300 से ज़्यादा एमपी बीजेपी के लोकसभा में चुनकर आए और राज्यसभा में भी कुछ 100 वगैरह 100 से ज़्यादा बीजेपी के एमपी है राज्यसभा में, तो मोदी के पीछे पूरी ताकत से क्यों खड़े रहते। और लॉयल्टी
ईमानदारी से क्यों खड़े रहते हैं, इसका जवाब पवार साहब ने दिया है कि मोदी की ताकत कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि इंदिरा जी थी, नेहरू जी थे, राजीव गांधी थे, ऐसे नेता जब तक कांग्रेस के बहुत सारे एमपी एमएलए चुनकर ला सकते थे कि हाँ इस नेता के साथ रहूँगा तो आराम से विधानसभा लोकसभा में चुनकर आऊँगा, इसके नाम पर मैं चुनाव जीत सकता हूँ, ऐसी जब नेता के बारे में भरोसा होता है उस कारण से उसके अनुयायी उसके साथ जुड़ जाते हैं और एक पार्टी बड़ी ताकतवर पार्टी बनती है। तो मोदी जी के कारण बीजेपी ताकतवर क्यों बनी है, इसका खुलासा पवार साहब ने किया है। पवार साहब ने किया है कि मोदी के साथ रहेंगे तो ही हम लोकसभा में चुनकर आएंगे, राज्यसभा में चुनकर जा सकते, विधानसभा में चुनकर जा सकते। तो एक तरीके से पवार साहब ये बता रहे, यानी उनके बोलने का अगर निचोड़ हम निकालें तो ये होता है कि जैसे इंदिरा गांधी थी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा हत्या के बाद जिस ढंग से राजीव गांधी पार्टी को बड़ा बना सके उसका कारण वो उनके जो अनुसरण करने वाले सहकारी थे उनको चुनकर ला सकते थे। हाँ, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू इनके साथ रहे तो हम चुनाव जीत सकते, ऐसा भरोसा पार्टी के लोगों को लगता था। छोटे छोटे नेता होते, स्थानिक लेवल पर होते, राज्य की और जिला लेवल पर होते, उनको वो भरोसा ज़रूरी होता है कि भाई ये मेरा राज्य का नेता है, देश के नेता है, इनके साथ रहूँगा तो मैं चुनाव आसानी से जीतूँगा। ये मोदी के बारे में भरोसा है, इसलिए उनकी पार्टी ताकतवर है, क्योंकि बड़े लोकल लेवल से लेके पार्लियामेंट तक सब लेवल के नेता उनके पीछे पूरी ताकत लगा के खड़े हैं, क्योंकि मोदी उनको ताकत देते हैं। ये ताकत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी नहीं दे सकते। ये पवार साहब ने बोला नहीं है, लेकिन उनका जो कहना है उसका निशाना वही है कि आज कांग्रेस वह ताकत वाली पार्टी क्यों नहीं रही, क्योंकि आज की कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो अपने सारे स्थानिक नेता अनुयायी उनको चुनकर नहीं ला सकता इंदिरा जी के नाम पर। और मुझे याद है, ये इसलिए बता दूं कि 71 में जब चुनाव हुआ था और बहुत सारे कांग्रेस का 2/3 मेजॉरिटी मिली थी इंदिरा जी के नाम पर, पार्टी टूटने के बावजूद इंदिरा के साथ इतने लोग चुनकर आए थे, तो हमारे मध्य मुंबई साले भाई अब्दुल कादर नाम के एक एमपी मध्य मुंबई से चुने गए थे। और मैं तब बिल्कुल जवान यंग पत्रकार था, तरुण पत्रकार था, तो हम सब जगह जहाँ मतगणना हो रही थी वहाँ घूम रहे थे। तो हम वहाँ पहुँचे तो साले भाई अब्दुल कादर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो जीत रहे थे और वो सर पकड़ के बैठे थे। तो हमें अजीब लगा कि ये तो जीत रहे हैं, सर पकड़ कर क्यों बैठे। तो साले भाई अब्दुल कादर ने जवाब दिया था, पता नहीं चल रहा वोट कहाँ से आ रहे। वो क्या बोल रहे थे, पता नहीं चल रहा है कि वोट कहाँ से आ रहे, क्योंकि वो जानते थे कि वो अपनी ताकत से ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे, पार्टी की ताकत से भी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वोट आ रहे हैं तो इंदिरा जी के नाम पर आ रहे हैं, तो ये इंदिरा नाम की ताकत हो जाती है। नेहरू नाम की वो ताकत थी और राजीव गांधी या इंदिरा हत्या का समय वो पार्टी की ताकत था, जो आज कांग्रेस में वैसी ताकत नहीं रही है। इसलिए कांग्रेस हार रही है और मोदी जी जीत रहे हैं, क्योंकि वाजपेयी अडवाणी भी नहीं थे, उतनी ताकत से मोदी के नाम पर वोट आते हैं। उन्होंने खड़े किए हुए कैंडिडेट जीत जाते हैं, ये खुद पवार साहब बोल रहे हैं। और जो पवार साहब नहीं बोल रहे वो हमें समझना पड़ता है। पवार साहब और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि हम पूरी अपोजिशन, छोटी छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टियां, नेशनल पार्टियां सब इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास देश का नेता बनने के लिए मोदी जैसा चेहरा नहीं है। मोदी जैसा चेहरा हमारे पास नहीं है।
हम सब इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन जिसके नाम पर चुनाव जीता जा सकता है ऐसा कोई चेहरा हमारे पास नहीं है जो बीजेपी के पास है। संगठन के तौर पर बीजेपी और उसके खिलाफ देश की सब अपोजिशन पार्टियां इकट्ठा हो जाए तो संगठन और संगठन लेवल पर आ जाते हैं। उनका पलड़ा जितना भारी है संगठन से, उतना ही अपोजिशन पार्टी का पलड़ा लेवल पर आ जाता है, सेम उसका वजन हो सकता है। लेकिन जो आखिरी वजन चाहिए, जो जिस पलड़े में पड़ेगा वो पलड़ा नीचे जाएगा, जीत जाएगा, वो है नेता, लोकप्रिय नेता। वो इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो हमारे पास नहीं है, अपोजिशन के पास नहीं है, वो चेहरा नहीं है जिसको पेश करेंगे कि भैया ये प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और वो चेहरा हमारे पास नहीं है। कांग्रेस के पास तो बिल्कुल नहीं है। यही उस इंटरव्यू में शरद पवार बताना चाहते थे, लेकिन वो बताते हुए इन्होंने एक मोदी भक्ति का गीत गाया। और किस लिए मोदी जी लोकप्रिय है, मोदी के नाम पर वोट क्यों मिलते हैं? तो मोदी जी बहुत सारा काम करते, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत लेते हैं, जितना टाइम चाहिए लोगों के लिए वो दे देते हैं, जितनी सभाएं करनी है, जितने भाषण करने हैं वो करते हैं, बहुत सारी मेहनत मोदी करते हैं। इसलिए मोदी अपने कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार है, उनको जिता सकते हैं। क्या राहुल गांधी ये कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी ये कर सकते हैं? हमने देखा बंगाल में बीच में चुनाव हो गया, वहां 8 दौर का चुनाव था, 8 दौर का मतदान था, वोटिंग था। तो 4 दौर पूरे होने के बाद राहुल गांधी बंगाल पहुंचे और एक दिन में 2 सभा लेकर वापस आ गए, बोले कोरोना है अब तो मैं बंगाल नहीं जाऊंगा। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव 2 साल पहले हुआ, उस वक्त भी राहुल गांधी एक दिन के लिए आए, 2 या 3 सभाएं ले ली और निकल गए। जो कोई कांग्रेस के कैंडिडेट विधानसभा में महाराष्ट्र में चुनकर आए वो अपने अपने बलबूते पर आए। हाँ, उनसे भी ज़्यादा, कांग्रेस से ज़्यादा कम से कम 10 एमएलए राष्ट्रवादी एनसीपी के चुनकर आए, पवार के पार्टी के चुनकर आए, क्योंकि पवार उनके पीछे खड़े थे, उनके लिए मीटिंग ले रहे थे। बारिश गिर रही थी फिर भी पवार साहब भाषण दे रहे थे, भाषण रुकाया नहीं उन्होंने। तो वो पार्टी के नेता, कैंडिडेट या ताकत पवार से मिलती है, लेकिन पवार की ताकत बहुत कम है, वो ताकतवर नहीं है, वो उनकी उम्र हो गई और पार्टी कमज़ोर है। तो वही बता रहे थे कि मोदी बीजेपी को जिता सकते हैं, क्योंकि मोदी ही बीजेपी की ताकत है। बीजेपी के पास संगठन है, शायद कांग्रेस के पास भी उतना बड़ा संगठन नहीं, लेकिन संगठन का ढांचा है। लेकिन उसको जिताने के लिए अपने कार्यकर्ता जो है, उम्मीदवार है, पार्टी के सपोर्टर है, उनको मोटिवेट करने वाला नेता ज़रूरी होता है, और वो ना कांग्रेस के पास है ना अपोजिशन के पास है। और ऐसा मोदी जैसा चेहरा जब तक बीजेपी के पास है, उनको मोटिवेट करने वाला है। और देखो एक बात होती है, ऐसा बड़ा नेता सिर्फ अपनी पार्टी को मोटिवेट नहीं करता, अपने उम्मीदवार को मोटिवेट नहीं करता, कार्यकर्ताओं को सिर्फ मोटिवेट नहीं करता, वो वोटर को भी मोटिवेट करता है। वोटर को भी लगता है कि भाई ये आदमी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इसके हाथ में हम सत्ता सौंपे तो वो कुछ कर सकता है, आम जनता के लिए ये नेता कुछ कर सकता है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है चुनाव जीतने के लिए। और ये बात बहुत खुलासे से जब पवार बताते हैं तो वो मान लेते हैं कि हम बातें करेंगे मोदी को हराने की, लेकिन मोदी को हरा नहीं सकते, क्योंकि मोदी आज के टाइम में अजेय है, उनको कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि वो जितनी चाहिए उतनी मेहनत करेंगे, जितना टाइम चाहिए उतना दे देंगे। अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ता के लिए बहुत मेहनत करने वाला नेता जबकि बीजेपी के पास है,
तो हम बीजेपी को नहीं हरा सकते। हम इकट्ठा आएंगे, गठबंधन बनाएंगे, बहुत सारा आवाज़ करेंगे, लेकिन पाएंगे कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए जो शीर्षक दिया है, हेडिंग दिया है कि पवार भी गाने लगे मोदी भक्ति गीत, क्योंकि मोदी की असली ताकत कहाँ है, बीजेपी की असली ताकत कहाँ है, यही पवार साहब ने मुंबई तक या राजदीप को दिया हुआ जो इंटरव्यू है उसमें बताया। अच्छी बात है कि राजदीप सरदेसाई को भी ये निचोड़ पता नहीं चला, ये जवाब का मतलब क्या है वो राजदीप ना समझ पाए, और शायद किसी ने भी इस मुद्दे पर, पवार के इंटरव्यू के इस मुद्दे पर, और किसी ने चैनल पर या सोशल मीडिया में चर्चा भी नहीं की। इसलिए मैंने सोचा कि पवार के इस जवाब का एक वीडियो बनाकर मैं देखने वालों के सामने पेश करूं, इसलिए वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।